हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2024 का करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ये तीन टॉपिक जो कि बेस्ड है प्लास्टिक के ऊपर, जो कि बेस्ड है आरबीआई का लिबरलाइजिंग कैपिटल अकाउंट के ऊपर, और उसके अलावा बेस्ड है फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये इन टॉपिक का जो पीडीएफ होगा वो डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज, यू कैन आल्सो फिल अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ आवर कोर्सेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रीमॉल्डिंग द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी। क्या है ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी, तो इसको समझने का काम करते हैं। ये आर्टिकल हमने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से। इसका कंटेक्स्ट क्या है? दिस आर्टिकल डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग अ फेयर एंड जस्ट ट्रांजिशन फॉर इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स। आप देखते हो वेस्ट पिकर, प्लास्टिक वगैरह पिकर्स, लोग जैसे ट्रेन में या कहीं भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग इनफॉर्मली वेस्ट को पिक करते हैं और पिक करके फिर इनको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में यूज करवाते हैं। ये ट्रिटी एक इंटरनेशनली साइन होने के कगार पे है, जो बात करेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील करने के लिए। और प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ट्रिटी होगा। मतलब जो कंट्रीज इसमें एग्री करेंगी उन कंट्रीज को जो भी इसमें कंडीशंस होंगी, शर्तें होंगी, वो मानना पड़ेगा। तो इससे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन, ये देख रहे हो ना, प्लास्टिक के पहाड़। अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक के अलावा और बाकी कूड़े का पहाड़, कचरे का पहाड़ आपको दिल्ली में या फिर बड़े आपके हर सिटीज में आपको कहीं ना कहीं आपके शहर के किनारे देखने के लिए जरूर मिलेगा। ओईसीडी बात करता है, ओईसीडी ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक बात करता है, ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रीच्ड 353 मिलियन टन इन 2019, मोर देन डबल सिंस 2000। 2000 से डबल से भी ज्यादा हो गया है। दिस फिगर इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल बाई 2060। ये फिगर बढ़ते ही जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ते ही जाएगा। जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 9% ही क्या होता है, रिसाइकल होता है। उसको रिसाइकल करके वापस यूज किया जाता है। 50% जाता है लैंडफिल्स में। लैंडफिल्स मतलब लैंड के ऊपर डाल दिया जाता है, लैंडफिल में यूज हो जाता है। 19% इंसिनरेट हो जाता है, जल जाता है। 22% डिस्पोज ऑफ इन अनकंट्रोल्ड साइट और डंप, ये 22% अनकंट्रोल्ड साइट पे चला जाता है। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनईपी भी बोलते हैं, वो बोलता है कि 85% ऑफ द 9% रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज प्रोसेस्ड बाय इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर। ये सारा डेटा है और ये सारा डेटा आप अपने एग्जाम में जरूर यूज करो, क्योंकि एग्जाम में यूज करोगे तो ही क्या मिलेगा आपको, मार्क्स मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि टोटल 9% ही हम रिसाइकिल कर रहे हैं, बट जितना भी रिसाइकिल हो रहा है उसमें 85% कौन कर रहा है, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वाले लोग जो होते हैं, इस तरह के, ये इस तरह के लोग कर रहे हैं। दीज वर्कर्स एलिविएट म्युनिसिपल बजट बाय मैनेजिंग वेस्ट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट होता है उसको ये लोग कम कराते हैं। सस्टेनेबल एफर्ट का काम करते हैं। देयर वर्क रिड्यूसेस प्लास्टिक कंटेंट। लैंडफिल में प्लास्टिक कंटेंट इनके वजह से कम होता है, प्लास्टिक लीकेज इन्वायरमेंट में कम होता है। तो ये काफी एक जरूरी चीज यहाँ पे हो जाता है। कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर्स प्रमोट सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सर्कुलर वेस्ट मतलब कि पहले क्या होगा, यूज कर लिया, यूज के बाद क्या हुआ, रिसाइकल हो गया, रिसाइकल के बाद क्या कर लिया, रीयूज कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। दे हेल्प मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो रिलीज है उसको कम करते हैं, क्योंकि इस प्लास्टिक वगैरह को क्या कर लिया गया, रिकवर कर लिया गया, रिसाइकिल कर लिया गया, फिर रीयूज कर लिया गया। बट वल्नरेबिलिटीज क्या है, ये जो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर को काफी वल्नरेबिलिटीज देखने के लिए मिलता है। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर आर ऑफन ओवरलुक्ड इन प्लास्टिक वैल्यू चेन। प्लास्टिक वैल्यू चेन में उनको कोई काउंट ही नहीं करता है और बहुत सारा रिस्क आता है। रिस्क क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, है ना। अगर गवर्नमेंट नहीं, यही लोग देखते रहेंगे तो एक तरह से वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट होगा। गवर्नमेंट या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे वो अपना काम नहीं करेंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन। पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन जैसे
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उससे एक्सक्लूजन हो जाएगा। सॉरी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जिसको हम ईपीआर बोलते हैं। जैसे कि मान लो जिन लोगों ने प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है, जिस जिस जो कंपनी बॉटल्ड वाटर बेच रही है या कुरकुरे बेच रही है, कुछ भी ऐसा चिप्स वगैरह बेच रही है, वो जो भी प्लास्टिक ये लोग मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक को ये लोग क्या करेंगे, वापस से कलेक्ट करवाएंगे और फिर रीयूज रिसाइकल में भेज देंगे। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ये इनफॉर्मली ही कलेक्ट होगा तो ऐसा जो इंटरवेंशन है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कोई खास यूज नहीं हो पाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर का क्या यूज है? द इनफॉर्मल वेस्ट एंड रिकवरी सेक्टर इज अ मेजर प्लेयर इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो हम देख ही रहे हैं। यूएन हैबिटाट का वेस्ट वाइज सिटीज टूल बोलता है, WACT मतलब वेस्ट वाइज सिटी टूल, इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी इन मेनी सिटीज में 80% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी में इनफॉर्मल सेक्टर ही काम कर रहा होता है। ये सारा डेटा आप यूज कर सकते हो जहां जहां GS3 में आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इनसे रिलेटेड आंसर्स लिखने होंगे। Environmental impact. A study by UN Habitat and the University of Leeds estimate that 60 million ton of plastic from municipal solid waste pollute the environment due to inadequate collection service and management. तो डेटा आप पूछते हो ना सर, डेटा कहाँ से लाएं? रोज रोज आपको डेटा मिलेगा, ये डेटा आपको लिखना रहेगा तो जाके काम हो जाएगा। Without the IWRS, the volume of the plastic pollution would be higher. इन IWRS के वजह से जो इनफॉर्मल लोग हैं, इनफॉर्मली जो कलेक्ट कर रहे हैं और वेस्ट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, इनके अगर ये नहीं होते तो जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है वो और ज्यादा हायर होता। इनको इंक्लूड करने की जरूरत है। और अभी जो लीगल बाइंडिंग रिपोर्ट साइन होने वाला है, इसका ये क्या बोलता है, लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। अब इस पे रिपोर्ट आई, वो हाईलाइट करती है that strategies to reduce plastic pollution often neglect the skill and knowledge of ये इनफॉर्मल जो वर्कर होते हैं उनके, इनका स्किल नॉलेज दोनों इग्नोर कर दिया जाता है। दिस ओवरसाइट एग्जैजरवेट्स लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटीज एंड अंडरमाइन एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल रिकवरी सिस्टम। तो इनका लाइवलीहुड भी कॉम्प्रोमाइज होगा अगर हम इनको अंडरमाइन करें लॉन्ग टर्म पे, और साथ साथ में जो भी एग्जिस्टिंग रिकवरी सिस्टम है वो भी अंडरमाइन होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल ट्रिटी। ग्लोबल ट्रिटी एक साइन होने वाली है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी साइन होने वाली है, जो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का काम करेगी और प्लास्टिक पॉल्यूशन को बिल्कुल एलिमिनेट कराने का काम करेगी। ये डिसीजन बहुत पहले लिया गया, 2021 में ही लिया गया, केन्या में UN इन्वायरमेंट असेंबली में लिया गया। और उसके बाद से बहुत सारा मीटिंग हो चुका है इसका। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, अगर हम इसको INC बोलते हैं, जो लोग नेगोशिएट करेंगे इस लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के लिए, इसकी 4 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। इसकी 5वीं मीटिंग होने वाली है साउथ कोरिया में। और वहां पे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर IAWP वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे लीगली बाइंडिंग जो ट्रिटी है वो साइन हो जाएगी। एडवोकेसी बाय द इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर। इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर मतलब जो ये इनफॉर्मली जो वेस्ट पिक करते हैं उनका जो अलायंस है, वो क्या बात कर रहा है, वो बात ये कह रहा है कि उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, उनको पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, वो जो सॉल्यूशंस देते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। These measures aim to acknowledge West Picker historical contribution, protect their right। वेस्ट पिकर का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन जो होता है, उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बढ़ाने की जरूरत है। इतने सालों से ये वेस्ट पिकर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनके तरीकों को भी अडॉप्ट करो जहां हद तक पॉसिबल हो सके, और इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की साथ साथ जरूरत है। नीड फॉर यूनिवर्सल डेफिनेशन, जो हम लोग बोल देते हैं इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर। इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर माने कि इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर का मतलब क्या, ये इसको एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देने की जरूरत है। क्लैरिफाइंग दिस डेफिनेशन इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं करेंगे तब तक इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया एक ग्लोबल साउथ थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर है।
डेवलपिंग कंट्रीज का इंडिया लीडर है। तो इंडिया प्रमोट करता है रिपेयर को, रीयूज को, रीफिल को, रिसाइकलिंग को, और इंडिया प्लास्टिक एलिमिनेट कराने में एक बहुत की रोल प्ले कर सकता है पूरे के पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड से। इंडिया स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग कंट्री स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कि हर कंट्री में अलग सर्कमस्टांसेस हैं और वन साइज फिट्स अप्रोच शायद काम नहीं करेगा, कि एक ही लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एक ही तरह से लीगली बाइंड करके और उसको हर कंट्री में थोप दो, इससे शायद काम नहीं चलेगा। हर कंट्री की अपनी अलग कैपेसिटी है। इंडियाज इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर हु आर इनडिस्पेंसेबल रिमेन सेंट्रल टू द डिस्कशन। इंडिया के जो इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर हैं, जो इनडिस्पेंसेबल हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, वो इस डिस्कशन के सेंटर में है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म वगैरह वगैरह के बारे में। रीथिंकिंग ईपीआर नॉर्म एंड लीगल फ्रेमवर्क। हमारा जो ईपीआर नॉर्म है, ईपीआर क्या है? ईपीआर रिजीम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। प्लास्टिक का जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, उसमें हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हम लोग लागू करके रखे हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना भी होता है, जनरेशन ऑफ प्लास्टिक पैकेज वेस्ट, है ना, रिसाइकलिंग भी होता है, ठीक है, उसको पाउडर वाउडर में कन्वर्ट करना, ये सारा कुछ जो होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मेनली मैं ये बोलूँ आपको सिंपल वर्ड्स में, तो जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर हैं, जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, उनको फिर वापस से कलेक्ट करवा के रिसाइकिल करवाना इनके जिम्मेदारी के अंदर आता है। द फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो होने वाला है, उसमें कम से कम 15 मिलियन पीपल जो इनफॉर्मली कलेक्ट करते हैं इन प्लास्टिक वेस्ट को, उनके बारे में चर्चा होनी है ना। और क्या होगा? बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड इंश्योरिंग देयर लाइवलीहुड। उनका पर्सपेक्टिव इसलिए इंक्लूड करो क्योंकि वो बहुत सालों से, बहुत दिनों से वेस्ट पिक करते आ रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा शेयर करने के लिए, और साथ साथ वो वही काम करते हैं, तो उनका लाइवलीहुड भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये दोनों हम करेंगे तो ही हम प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस पे काम कर सकते हैं और इक्विटी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक किसके बारे में बात करता है? प्लास्टिक्स के बारे में भी बात करता है, और जो इनफॉर्मली प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं उनके राइट्स के बारे में भी बात करता है। तो ऐसे इस चीज को आप एसेज वगैरह में भी लिख सकते हो, और एथिक्स में एज एन एग्जांपल भी यूज कर सकते हो। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं। आरबीआई एम्स फॉर लिबरलाइजिंग कैपिटल अकाउंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिफी एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आरबीआई एम करती है कि कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर दे, रूपी का ग्लोबलाइजेशन हो जाए और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी हो जाए। तो आरबीआई क्या करना चाह रही है? आरबीआई वांट्स टू पोजीशन इंडियाज इकोनॉमी फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आरबीआई क्या करना चाह रही है? कैपिटल अकाउंट का लिबरलाइजेशन। अब ना तो आपको कैपिटल अकाउंट पता होगा, ना तो लिबरलाइजेशन में समझाऊंगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, इंडियन रूपी तो पता होगा आपको, उसके बिना तो काम चलता नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब भी आपको नहीं पता होगा, आई विल एक्सप्लेन। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये चारों चीजें आरबीआई चाहती है, एंड वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज फोर कॉन्सेप्ट्स इन द दिस आर्टिकल। समझना स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का लिबरलाइजेशन। देखो, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारा अमाउंट होता है जिसको आप यूज करते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीज में, है ना। कि जैसे मान लो अगर इंडिया में आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट, मान लो काफी मिलियन ऑफ डॉलर्स में आप पैसा निकाल के इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी और कंट्री में, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? आरबीआई वगैरह का परमिशन लगता है। 100% अमाउंट जो है आप फ्री फ्लो नहीं करा सकते हो, जब मर्जी चाहे तब अपने अकाउंट से किसी फॉरेन अकाउंट में अगर आपको लेके जाना हो, कन्वर्ट कराना हो, तो ऐसा, और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग, तो ऐसा इजिली पॉसिबल नहीं है। अगर इजिली पॉसिबल होता तो उसी को क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो आरबीआई अब चाहती है कि इस चीज को लिबरलाइज कर दिया जाए। आरबीआई एम्स टू फुली ओपन इंडियाज कैपिटल अकाउंट टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू एंड आउट ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल फ्रीली फ्लो करे, इनटू भी, इंडिया के इकोनॉमी में इनटू भी, और इंडिया के इकोनॉमी के आउट भी। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट का फुल लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन तो हुआ है 1991 में, लेकिन फुल नहीं हुआ है, पार्शियल तरीके से हुआ है। उस पर लिमिटेशंस है कि खास लिमिट तक आप पैसे डाल सकते हो, या खास लिमिट तक पैसे निकाल सकते हो। खासकर इंडिया से पैसे बाहर भेजने में ज्यादा लिमिटेशन है।
सेकंड बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। रूपी का यूज इंडिया में तो है ही, उसको इंटरनेशनलाइज करना है। मेकिंग द रूपी अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडियन है लेकिन इंडिया में रह नहीं रहा है, उनके लिए रूपी अवेलेबल रहे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में रूपी का यूज हो पाए। इनहांसिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ रूपी अकाउंट फॉर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में रहने वाले के बाहर रहने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए उनका जो रूपी अकाउंट है वो क्या रहे, एक्सेसिबल रहे। तो इससे रूपी का क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन होगा। डिजिटल पेमेंट को यूनिवर्सलाइज करना। यूनिवर्सलाइज होना मतलब गांव गांव तक, पर्सन पर्सन तक पहुंचाना, पूरे यूनिवर्स तक पहुंचाना इसका मतलब नहीं होता है ना। मतलब हर किसी तक पहुंचाना इसका मतलब होता है, और खासकर किसी पर्टिकुलर कंट्री के कंटेक्स्ट में ये बात किया जा रहा है। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सलाइज हम क्या पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने की बात कर रहे हैं? शायद अभी हम पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट पूरे इंडिया में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई रूपी। ई रूपी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई वाला, इसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, ये है ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर को ग्लोबलाइज करें। इंटरेस्ट बेरिंग नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में रहते हैं वो डिपॉजिट कर सकें, जिनको इंटरेस्ट वगैरह भी मिल सके। प्रोमोटिंग इंडियन एमएनसीज एंड ग्लोबल ब्रांड। इंडिया के एमएनसीज को बाहर प्रमोट किया जा सके। सपोर्ट इंडियन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन टीसीएस वगैरह एंड ग्लोबल ब्रांड थ्रू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। प्री कंडीशन फॉर कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। अब बात होती है कैपिटल अकाउंट तो लिबरलाइज करेंगे, लेकिन इसके लिए प्री कंडीशन क्या है? तो प्री कंडीशन के लिए तारापुर कमेटी, एक इकोनॉमिक कमेटी बनी थी, तो उसने बोला था कि ये सारा कंडीशन फुलफिल हो तभी जाके कैपिटल अकाउंट को क्या करना, लिबरलाइज करना, अदरवाइज मत करना। फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट बहुत कम रहे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास पूरे साल में जितना इनकम होता है ना, और जितना एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट इनकम के बराबर ही रहे, या एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज्यादा रहे, मे भी शायद 3% ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा नहीं रहे एक्सपेंडिचर, है ना। थोड़ा सा डेफिसिट रहे बट बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन तो समझते ही हो, है ना। इन्फ्लेशन इंडिया में 4% के अराउंड रहे, तो हम बोलेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल में है। लो लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंक्स के रेस्पेक्ट में यूज होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट में, कि अगर बैंक्स ने किसी को लोन दिया और लोन लेके भाग गया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नीरव मोदी, विजय माल्या इन जैसे लोगों का, तो अगर या फिर कंपनीज डूब गई, किसी ने नया कंपनी खोला और हजारों करोड़ रुपए डूब गए, तो वो डूब जाने को क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये इसका लेवल लो हो। करंट अकाउंट डेफिसिट, जितना हम ट्रेड करते हैं और जितना ट्रेड आता है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ऑब्वियसली इंडिया इंपोर्ट ही ज्यादा कर रही होती है और एक्सपोर्ट इंडिया थोड़ा कम कर पाती है, तो उसका डेफिसिट हो जाता है। हमारे पास इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, थोड़ा कम है, तो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट हो लेकिन क्या हो, कम हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हमारे फाइनेंशियल मार्केट क्या रहे, स्ट्रांग रहे। तो ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तो हम अगर कैपिटल अकाउंट का लिबरलाइज करें, मतलब जितना पैसा बाहर से आना है आए और जितना बाहर जाना है जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीआई कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आरबीआई क्या कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा लेता है, पेमेंट सिस्टम को और एक्सपेंड करना, जैसे यूपीआई को, है ना, यूपीआई को, आरटीजीएस को, एनईएफटी को इंटरनेशनलाइज कर देना। पार्टिसिपेशन इन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, बायलेटरल मल्टीलेटरल सिस्टम में पार्टिसिपेशन बढ़े। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी का फेस्ड इंप्लीमेंटेशन हो, पूरे इंडिया में इसका इंप्लीमेंटेशन हो। ग्लोबलाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग का एक्सपेंशन हो। ग्लोबल बैंकिंग पोजिशनिंग, वर्ल्ड के 100 बैंक्स में इंडिया के कम से कम 3 to 5 बैंक्स तो आए। एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अथॉरिटी लगा है। जनरली जिसमें अथॉरिटी लगा होता है, ऐसी बॉडी इंडिया में क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडीज का काम करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है। तो ये गिफ्ट सिटी भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा ही है। तो यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ क्या हो, फाइनेंस सेंटर हो, फाइनेंस सेंटर वहां पे इंटरनेशनलाइज हो। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करे, मॉनेटरी पॉलिसी प्राइस को स्टेबलाइज करे, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिकेशन, मॉनेटरी पॉलिसी अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को और रिफाइन करे, मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ले रही है वो बैंकों तक और लोगों तक बहुत क्लियरली पहुंचे। डेट ओवरहंग मैनेजमेंट, एड्रेसिंग स्पिल ओवर फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक डेट
इन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। जो डेट अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज लेती हैं उसका स्पिल ओवर, उसका नेगेटिव रेपरकशन जो होता है वो बाकी के सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में नहीं हो। क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव लिया जाए, है ना। क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव मतलब ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो बने जिससे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं पड़े। क्लाइमेट चेंज भले ही हो बट इकोनॉमिक पोर्टफोलियो पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े। पेमेंट सिस्टम जो है वो भी क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट रिस्क से थोड़ा इम्यून रहे। क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर, मान लो कोई कंपनी है और क्लाइमेट चेंज से उसको रिस्क है तो वो डिस्क्लोज करे, आगे के टाइम पे बहुत जरूरी होगा। शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन क्या है? ट्रेड अरेंजमेंट, नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट का एक रुपी अकाउंट खोलो। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का इंटीग्रेशन हो इंडिया से और इंडिया के बाहर। फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथन किया जाए, है ना। 24x5 रुपी मार्केट मतलब एटलीस्ट 5 दिन तो रुपी मार्केट चले पूरे। एंड रिकैलिब्रेट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिजिम, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिजिम को रिकैलिब्रेट किया जाए। मीडियम टर्म रिकमेंडेशन क्या है? टैक्स रिव्यू ऑन रुपी मसाला बॉन्ड, इंडिया ने मसाला बॉन्ड इशू किया है। मसाला बॉन्ड जो बाहर जो लोग रहते हैं वो मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर जो टैक्स रिव्यू हो उसको रिव्यू करो। आरटीजीएस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। पेमेंट करना है आपको इंटरनेट बैंकिंग से तो आरटीजीएस करते हो आप, तो उसको क्रॉस बॉर्डर के लिए भी और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, वर्क टुवर्ड इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है, या बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेट पेपर, डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा एज अ डेट इकट्ठा करें, तो उसके लिए जो पेपर इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो ग्लोबल बॉन्ड में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का एक लिस्टिंग हो, है ना, इंक्लूजन हो। तो देखो इसमें से सारी चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और जो भी आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ कुछ चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो इट्स ओके। जब आप इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। द सेंटर इज नेशनल, द स्टेट the real entities. The article discusses the dynamics of inter-state relation and the relationship between center and the state in India. तो ये एक फेडरलिज्म वाला आर्टिकल है, फेडरलिज्म पे बेस्ड ये जो आर्टिकल है। इट हाईलाइट्स द डिस्पेरिटीज अमंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, लीडिंग टू डिफरेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर बात करता है कि क्या क्या काम चल रहा है सेंटर स्टेट के बीच में। सेंटर और स्टेट, इंडिया एक यूनियन ऑफ, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आ रहा था, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन हुआ और उससे सेंटर और स्टेट में टेंशन काफ़ी बढ़ गया। अपोजिशन ने बहुत सारा एक तरह से प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट किया दिल्ली में, स्टेट कैपिटल में भी। द सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ स्टेट रिजॉर्टिंग टू लीगल रिकोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि बहुत सारे स्टेट लीगल रिकोर्स पे जा रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरली, हाई कोर्ट तो कहाँ ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग केसेस लेकर के जा रहे हैं। स्पेसिफिक स्टेट ग्रीवियंस, अब ये जो देखो ध्यान से सुनना, फेडरलिज्म क्या बोलता है? सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, या स्टेट स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? फेडरलिज्म में पढ़ रहे होते हैं। और इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दे जो है मैटर काफी ज्यादा सामने आया। तो उसमें से केरला क्या बोलता है? केरला बोलता है कि उसको इनसफिशिएंट रिसोर्स ट्रांसफर होता है, मतलब पैसे का ट्रांसफर केरला को कम होता है। कर्नाटका क्या बोलता है कि ड्राउट को टाइम में रिलीफ कम मिला। वेस्ट बंगाल क्या बोलता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का फंड कम मिला। ध्यान से देखोगे तो केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की बनी हुई गवर्नमेंट है, तो इनमें एक टसल होने लग रहा है। दिस ग्रीवियंस हिंट एट एफर्ट टू पोर्ट्रे अपोजिशन लेड स्टेट इन अ नेगेटिव लाइट। तो ये ग्रीवियंस दिखाते हैं कि अपोजिशन जिन जिन स्टेट को डील करता है उनको निगेटिव लाइट में दिखा रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म किसकी बात करता है? सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है, जो कि बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी बात करता है कि अमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। अमिकेबल मतलब शांति से, प्यार से, फ्रेंडली रिजॉल्व होना चाहिए इश्यूज, अगर सेंटर स्टेट में कुछ आ भी रहा है तो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई। फेडरलिज्म तो है
बट फेडरलिज्म में क्या हो, कोऑपरेशन हो, कोऑपरेशन हो सेंटर और स्टेट के बीच, कोऑपरेशन हो स्टेट और स्टेट के बीच, कोऑपरेशन। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, एग्जेम्प्लीफाइड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी से काफी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 2017 के बाद बढ़ गया, लेकिन बहुत सारा नया नया प्रॉब्लम्स देखने के लिए आया है सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे ये नेसेसिटी आती है कि स्टेट्स को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए। इंडिया में स्टेट्स में हाई डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग जगह टेलर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। टेलर्ड मतलब आप टेलर से कपड़े सिलवाओगे और किसी और साइज के आएंगे, मैं सिलवाऊंगा और साइज के, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग अप्रोच लेने की जरूरत है। स्टेट्स को जनरली ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगा तो लोकल इश्यूज को ज़्यादा अच्छे से वो एड्रेस कर पाएंगे। ज़्यादा अच्छे से एड्रेस होगा तो वही तो डेमोक्रेसी है, वही तो फेडरलिज्म है। A dominant center imposing its will on a state does not augur well for India's progress। अगर सेंटर डोमिनेंट है तो अच्छी बात है, बट वो अपना ही विल इम्पोज करे स्टेट पे तो ये इंडिया के प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत सारे स्टेट फेस करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर हम बात करें हेल्थ का, अगर हम बात करें सोशल सर्विसेज का, तो इन सब में स्टेट अपना अपना खुद ही देख रहे होते हैं। बट बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे रोड, तो रोड एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं, है ना। वाटर शेयरिंग, तो रिवर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लो करती है। तो यहाँ पे कैसे एग्रीमेंट होते हैं, इंटर स्टेट अग्रीमेंट हो रहे होते हैं। मैटर कंसर्निंग करेंसी एंड डिफेंस रिक्वायर है यूनिफाइड अप्रोच। करेंसी मतलब पूरे इंडिया में सिंगल करेंसी चलेगा, पूरे इंडिया का सिंगल डिफेंस सिस्टम होगा, तो एक यूनिफाइड अप्रोच भी चाहिए। जो कौन मैनेज करता है, सेंटर मैनेज करता है। एक्सपेंडिचर नीड फाइनेंसिंग थ्रू टैक्सेज, अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसका फाइनेंस कैसे होगा, टैक्सेस से होगा। नॉन टैक्स रिसोर्स से भी होगा, जैसे रेलवे इनकम वगैरह। बोरोइंग से भी होगा। बट सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, यहीं पे होता है। टैक्सेस के मामले में हो रहा होता है, नॉन टैक्स रिसोर्स के बारे में, और बोरोइंग के मामले में हो रहा होता है। सेंटर का क्या रोल है रिसोर्स को मोबिलाइज करने में। रिसोर्स मतलब आप मनी समझो, रिसोर्स में वैसे बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मेन चीज हम प्रीडोमिनेटली क्या बोलेंगे, मनी। तो ध्यान से सुनना, सेंटर के पास भी पैसा आता है, स्टेट के पास भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आप जीएसटी देते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ पैसा स्टेट के पास गया, कुछ पैसा सेंटर के पास गया। सेंटर के पास जो पैसा जाता है वो बहुत ज्यादा जाता है। बहुत ज्यादा क्यों जाता है, जीएसटी का एक पार्ट तो आप देख ही रहे हो। इनकम टैक्स किसके पास, सेंटर के पास। कॉर्पोरेशन टैक्स किसके पास, सेंटर के पास, है ना। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हुआ करते हैं तो ये भी सेंटर के पास। जीएसटी में किसके पास, सेंटर के पास, स्टेट के पास थोड़ा सा। तो सेंटर के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, स्टेट के पास कम आता है। तो स्टेट जो आता है वो खुद ही यूज कर लेता है, सेंटर जो आता है वो खुद यूज नहीं करता है। सेंटर का पैसा डिवाइड होता है ना। सेंटर का पैसा डिवाइड होता है किसमें, खुद सेंटर में, और बाकी सारे स्टेट्स में सेंटर का पैसा डिवाइड होता है। डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला कौन बनाता है, फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन बनाता है। फाइनेंस कमीशन एक ऐसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल से आता है, आर्टिकल 280। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग व्हील। फाइनेंस कमीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। इंडिया का जो फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल मतलब पैसे रुपए से रिलेटेड जो फेडरलिज्म है, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। मतलब स्टेट का पैसा स्टेट ने यूज कर लिया, सेंटर का पैसा डिवाइड होगा, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू द स्टेट। अब उसमें से अलग अलग फाइनेंस कमीशन आए और उन्होंने रेकमेंड किया कि सेंटर से कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा और कितना सेंटर के पास खुद रहेगा। तो सबसे लास्ट वाला जो फाइनेंस कमीशन आया था, 15th फाइनेंस कमीशन, उसने क्या बोला कि सेंटर के पास जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, स्टेट्स के पास जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, टोटल में से 41% चला जाएगा। बचा हुआ 59% वो किसके पास रह जाएगा, सेंटर के पास खुद ही रह जाएगा, जिसमें सेंटर को डिफेंस वेफेंस बहुत सारा मैटर देखना रहेगा, है ना। अब बात करते हैं कि फिर कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ रहा है। कमीशन, कमीशन मतलब फाइनेंस कमीशन ऑफन इम्प्लाई दैट स्टेट आर फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल रिफ्लेक्टिंग द सेंटर्स बायस। ऐसा फाइनेंस कमीशन को लगता है ना, कि स्टेट जो है इररिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियली, और वो ज्यादा बैस होके थोड़ा सेंटर के साइड में डिसीजन लेते हैं। तो इस वजह से डिस्प्यूट होता है। डाइवर्स स्टेट नीड, हर स्टेट का नीड अलग है। वेल्दियर स्टेट ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस के थ्रू, बट उनको फाइनेंस कमीशन पैसा कम देता है। फाइनेंस कमीशन पैसा क्यों कम देता है, क्योंकि वो वेल्दी है, उनको पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं है।
तो उनके अंदर रिजेंटमेंट आ जाता है। वो बोलते हैं कि यार पैसा ज्यादा तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे पास कम कैसे आ रहा है। बट उनको एक चीज समझना चाहिए कि जो पुअर स्टेट है वो उनको मार्केट दे रहा है, मार्केट, पुअर स्टेट से उनको ग्रोथ मिल रहा है, तो उनके अंदर वो रिजेंटमेंट नहीं आनी चाहिए। वाइल द फाइनेंस कमीशन एंडेवर्स टू develop more fund to poor state to reduce inequality, the gap remains substantial। फाइनेंस कमीशन देखता है कि ज्यादा फंड पुअर स्टेट को दे जिससे इनइक्वालिटी कम हो, फिर भी गैप बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा। सेंटर रिसोर्स एलोकेट कैसे करता है? सेंटर एलोकेट रिसोर्स टू स्टेट थ्रू फाइनेंस कमीशन अवार्ड। फाइनेंस कमीशन अवार्ड मतलब फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला। फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला बनाता है उससे सेंटर स्टेट्स को पैसे देता है। ईच स्टेट बेनिफिट फ्रॉम सेंटर एक्सपेंडिचर, है ना, जिससे कि जॉब क्रिएशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। अब एक्यूजिशन ये आया है कि सेंटर ने कुछ स्टेट को फेमस फेवर किया है, जैसे गुजरात को, उत्तर प्रदेश को। आप देखो कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी, एक सेम पार्टी बीजेपी। गुजरात में, यूपी में किसकी गवर्नमेंट थी, सेम पार्टी बीजेपी। तो यहाँ पे ऐसा एलिगेशन हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी के गवर्नमेंट को या यूपी को ज्यादा रिसोर्स देने में या गुजरात को ज्यादा रिसोर्स देने में क्या किया है, फेवर किया है, जिससे कि बाकी स्टेट्स के बीच फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। ऐसा इलेक्शन के टाइम पे हमेशा बोला जाता है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन मतलब जो सरकार सेंटर में है वही सरकार स्टेट में है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं। दिस अप्रोच वीकन्स फेडरलिज्म एंड डिफिनिशेस स्टेट ऑटोनॉमी। तो ये एक एग्जांपल है जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो वेयर एवर यू वांट। चैलेंजेस इन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में क्या चैलेंज है? रोल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन का रोल, द 16th फाइनेंस कमीशन एम्स टू एड्रेस वीकनिंग फेडरलिज्म एंड रीइंफोर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। नया फाइनेंस कमीशन बना है जिसको बोलेंगे 16। ये रीइंफोर्स करता है इंडिया को यूनियन एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इट कुड रिकमेंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेट बाय सेंटर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। इसका काम होना चाहिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, गवर्नेंस इश्यूज को टैकल करना इसका काम होना चाहिए। रिसोर्स को डिवॉल्व करना, पहले रिसोर्स कितना डिवॉल्व है, 41% रिसोर्स डिवॉल्व है। नीड फॉर कोलेबरेटिव डिसीजन मेकिंग, अब जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो कंट्री का रिसोर्स यूटिलाइज होना चाहिए वो ज्वाइंटली डिटरमाइन होना चाहिए। सेंटर और स्टेट उस रिसोर्स को डिटरमाइन करने में एक इक्वल पार्टनर की तरह आने चाहिए, है ना। 2024 जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भी इस चीज को एम्फेसाइज करता है कि फोकस कहाँ होना चाहिए, कोलेबरेटिव फेडरलिज्म में होना चाहिए, कोलेबोरेशन में होना चाहिए फॉर अ डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।